स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय जिसमें हमने व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था और आपके अवसर लागत के बारे में पढ़ा था, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा था, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज मैं अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका एक पहला पार्ट जिसमें हम आज बात करेंगे उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं, इसके बाद उपयोगिता के प्रकार। इन तीन बातों पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ उपयोगिता। उपयोगिता शब्द से ही समझ में आता है कोई चीज हमारे लिए हमको संतुष्टि प्रदान कर रही है या नहीं। पहले हम ये देखते हैं कोई चीज की हमको आवश्यकता है या नहीं, हम ये देखते हैं। अगर किसी चीज की हमको आवश्यकता है, वो वस्तु हमारे को कोई लाभ प्रदान कर रही है या उस वस्तु से हमको कोई संतुष्टि मिल रही है, भले फिर वो हानिप्रद भी हो सकती है, लेकिन हमको संतुष्टि मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे लिए उपयोगी है या उस वस्तु में उपयोगिता है, क्योंकि वो हमको संतुष्टि प्रदान कर रही है। तो कोई भी वस्तु जो किसी मनुष्य को संतुष्ट करे वो उसमें उपयोगिता है। उपयोगिता की परिभाषा जो दी गई है उसके ऊपर पहले हम बात करते हैं। मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता मतलब प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अलग उपयोगिताएं होती हैं। हर मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उसके पास साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। वे ढूंढता है कि किस वस्तु से उसको संतुष्टि मिले। तो जिस वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता हो वो उसके लिए उपयोगी या उसमें उपयोगी था। अगर उस वस्तु से किसी व्यक्ति को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो उसके लिए उपयोगी नहीं है या उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन के उपयोग से प्राप्त होती है। इन्होंने परिभाषा को धन से जोड़ दिया। व्यक्ति धन खर्च करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेता है या धन के माध्यम से किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देता है। कोई वस्तु धन खर्च करके प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, संतुष्ट करता है, इसलिए उसमें उपयोगिता है। जो वस्तु आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो आपके प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब वो आपके लिए उपयोगी फिलहाल नहीं है। ये बात भी स्पष्ट होती है कि उस संतुष्टि तो किसी व्यक्ति को धन के उपयोग से प्राप्त होती है, मतलब बिना धन के नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई ऐसी चीजें होती है जो बिना धन के भी प्राप्त होती है। जैसे हम खेल कूद स्पोर्ट्स खेलते हैं और खेलने से हमको अच्छा लग रहा है तो खेल कूद से हमको संतुष्टि मिल रही है, वो बिना धन के भी हो सकता है। कोई सामाजिक कार्य करने से हमको संतुष्टि मिल रही है, वो बिना धन के भी हो सकता है। हमको किसी को पढ़ाने से संतुष्टि मिल रही है, वो बिना धन के भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई बिना धन लिए आपको वस्तु खाने के लिए देता, आपको भोजन मिल जाता, आप खा लेते हैं बिना धन खर्च किए, लेकिन आपको उपयोगिता मिल रही है। तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह हैं। मुख्य बात यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी आवश्यक वस्तु जिसको हम उपयोग करें और उससे हमको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक संतुष्टि मिले, उसमें उपयोगिता है। मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी, तीनों प्रकार की उपयोगिता है। भाई धन से संतुष्टि मिल रही है तो शारीरिक मतलब स्वास्थ्य और शरीर को संतुष्टि मिल रही है। मानसिक मतलब एक मस्तिष्क में हम शांत है, व्यवस्थित है, संतुष्ट है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपको संतुष्टि अगर मिलती है, आपकी आवश्यकता पूरी होती है, मतलब वो उपयोगिता है। इसकी विशेषताएं भी दी गई है। उपयोगिता हानिकारक लाभदायक दोनों होती है। उपयोगिता हानिकारक भी होती है, लाभदायक भी होती है। मतलब भाई कुछ लोग शराब पीते हैं,
उससे भी उनको उपयोगिता मिलती है। कुछ लोग केवल अच्छा भोजन करते हैं, शराब नहीं पीते, कोई लोग जूस पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, फलों का जूस पीते हैं, उनको उससे उपयोगिता मिलती है। कोई अति अगर हम भोजन करेंगे तो हानिकारक उपयोगिता हो जाएगी, और अगर हम पर जितना आवश्यकता उतना भोजन करेंगे तो लाभदायक उपयोगिता मिलेगी। तो किसी से वो हानिकारक उपयोगिता भी हो सकती है, लाभदायक उपयोगिता भी हो सकती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक होती है मतलब उपयोगिता एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। किसी आवश्यकता के साथ उपयोगिता का सीधा संबंध होता है। भूख लगी है, भोजन है, भूख का भोजन से संबंध है, प्यास का पानी से संबंध है, प्यास लगी तो पानी की उपयोगिता, भूख लगी तो भोजन की उपयोगिता। इस तरीके से उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति की समान उपयोगिता नहीं होती। एक ही वस्तु कोई ज्यादा उपयोग करता है, उसके लिए ज्यादा उपयोगिता है, कोई कम उपयोग करता है, उसके लिए कम उपयोगिता है। जैसे भोजन, कोई मोटा ताजा आदमी है तो ज्यादा भोजन करेगा, उसको भोजन ज्यादा लगेगा। कोई दुबला पतला आदमी है, कम भोजन में भी अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी कर लेता है। तो व्यक्ति के हिसाब से उपयोगिता बदलती है। किसी को एसी की जरूरत पड़ती है, उसको इतनी गर्मी लगती है कि वो एसी के बगैर नहीं रह सकता, तो किसी को एसी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसको एसी सूट नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता, वो बगैर एसी रहता है। तो इस तरीके से आवश्यकताएं जो है व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। उपयोगिता अदृश्य होती है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता। उपयोगिता केवल महसूस होती है। हमने भोजन कर लिया, हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा पेट भरा गया है, हमारे भूख शांत हो गई, हम भोजन करना बंद कर देते हैं। हम जब साइकिल चला रहे होते हैं तो एक समय बाद थोड़ी देर हम साइकिल चलाना रोक देते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम थक गए, अभी हमें साइकिल नहीं चलाना चाहिए। यदि हम महसूस करके हमारी उपयोगिता का तुलना करते हैं कि कितनी उपयोगिता चाहिए, कितनी नहीं। हम धूप में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद हम बाहर धूप से छांव में आ जाते हैं, हमारी उपयोगिता खत्म हो गई धूप की, इससे ज्यादा हम धूप नहीं ले सकते। इस तरीके से कोई भी वस्तु की एक सीमा होती है उपयोग करने की, और उसके आधार पर हम हमारी उपयोगिता का पता लगा लेते हैं। उपयोगिता अनुमानित होती है, इसको मापना आसान नहीं है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता होती है, इसलिए उसको ना तो माप सकते हैं, ना उसको अंकों में संख्याओं में दिखाना संभव नहीं होता, उसको केवल महसूस किया जाता है, अदृश्य होती है, इसलिए अनुमानित होती है। कितनी किसके लिए उपयोगिता होगी इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। एक सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है, पर परफेक्ट पूर्ण सत्य अनुमान लगाना संभव नहीं है। उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है, मतलब जब आपको भूख लगेगी तब आप भोजन करेंगे, जब आपको प्यास लगेगी तब आप खाना खाएंगे, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तब आप वो आवश्यकता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपकी परीक्षा आती है तो आप पढ़ाई आपकी उपयोगिता हो जाती है, जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाती है आप में पढ़ने की तीव्रता बढ़ती जाती है कि अब पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, अब परीक्षा एग्जाम देना। लेकिन जब परीक्षा हो जाती है तो आपकी पढ़ने की तीव्रता एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि अब अभी परीक्षा बहुत दूर है, अभी समय है, तो हम धीरे धीरे करते। तो उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है कि जैसे ही हमें उसकी अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है, हम उसको प्राप्त करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए उतनी तेजी से वो अग्रसर होते हैं। तो उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। ये मैंने आपको उपयोगिता बताई। उपयोगिता के बाद अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता कितने प्रकार की है। अब हम उपयोगिता के प्रकार की बात कर रहे हैं। उपयोगिता के प्रकार देखेंगे, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। उपयोगिता के प्रकार के पहले मैं छोटा सा टॉपिक समझा देना चाहता हूँ, उपयोगिता की माप। उपयोगिता मापेंगे कैसे। उपयोगिता मापने के दो सामान्य तरीके, इकाइयों द्वारा और मुद्रा द्वारा। उपयोगिता को दो तरीके से मापा जा सकता है, या तो इकाइयों में, जैसे 2 किलो चावल के बदले 3 किलो गेहूं, या 3 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल, ये आपने इकाइयों में मापा। 5 किलो सेवफल के बदले 4 किलो अंगूर, या 4 किलो अंगूर के बदले 5 किलो सेवफल, हम इकाइयों में नाप रहे हैं इसको, इकाई के बदले इकाई। लेकिन अगर उसको मुद्रा के रूप में नापना है तो भाई 10 रुपए किलो चावल, या 20 रुपए किलो गेहूं,
या 50 रुपए किलो सब्जी, इस तरीके से हमने उसको मुद्रा के रूप में माप लिया, इकाइयों को मुद्रा में परिवर्तित कर दिया। एक इकाई 10 रुपए की, 2 इकाई 20 रुपए की, 3 इकाई 40 रुपए की। इस तरीके से 10, 20, 30, 40 रुपए में जब हम किसी चीज को मापते हैं तो उसको मुद्रा द्वारा मापना कहेंगे, और हम इकाई को इकाई से तुलना कर मापते हैं तो उसको इकाइयों द्वारा मापना कहेंगे। तो उपयोगिता को केवल 2 ही तरीके से, और कुछ लोग गणना के द्वारा भी मापते हैं, संख्या में गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से संख्याओं में भी गणना करके उपयोगिता को मापा जा सकता है। जैसे मेरे लिए 4 रोटी उपयोगी है, किसी के लिए 10 रोटी उपयोगी है, कोई 15 रोटी खाता है, ये अपने संख्या में गिन ली 1 2 3 4 5, तो गणना करके भी आप उपयोगिता माप सकते हैं। और इकाइयों में तो 10 किलो चावल के बदले कितना किलो गेहूं, इकाइयों में माप लिया। 10 रुपए में कितनी मात्रा में वस्तु मिलेगी, मुद्रा में माप लिया। तो इस तरीके से हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं किसी वस्तु के लिए, उतनी हमको उपयोगिता मिल रही है, वो मुद्रा द्वारा माप। हम कितनी इकाई त्याग करके कितनी इकाई प्राप्त कर रहे हैं, वो इकाई द्वारा माप। ये है उपयोगिता की माप के तरीके। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। पहली सीमांत उपयोगिता, दूसरी कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। इन तीनों की बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता भी अपने आप में 3 प्रकार की होती है। सीमांत उपयोगिता का सामान्य मतलब होता है किसी इकाई से उपयोग करने से हमको जो उपयोगिता प्राप्त होती है, एक समय विशेष में कोई वस्तु की उपयोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी एक इकाई से, हर अगली इकाई से जो हमको उपयोगिता प्राप्त होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे जैसे हम अगली इकाई का उपयोग करते जाएंगे, हमारी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होगी। हर अगली इकाई से उपयोगिता मिलने की क्षमता कम होती जाती है, संतुष्टि का स्तर कम होता जाएगा हर अगली इकाई से, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आप उपयोग करेंगे लेकिन उससे आपको उपयोगिता शून्य मिलेगी। मतलब आप उपयोग करें या ना करें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए रोटी, हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो एक रोटी खा लेते हैं, बहुत उपयोगिता मिलती है, दूसरी खाते हैं थोड़ी कम हो जाती है, तीसरी खाते हैं और थोड़ी कम हो जाती है, चौथी खाते हैं बिल्कुल कम हो जाती है, 5वीं रोटी खाएं या ना खाएं उपयोगिता शून्य है। कभी कभी मन करता है चलो खा लेते हैं, या मन करता है नहीं खाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि खाओ या ना खाओ, आपको कोई उपयोगिता मिलने वाली नहीं है, उससे उपयोगिता मिलेगी शून्य। लेकिन कभी कभी उसके बाद भी हमने खा लिया, उससे ज्यादा रोटी खा ली, तो आपको फिर अजीर्ण होता है, गैस, बदहजमी और कई प्रकार की हमको शारीरिक तकलीफ महसूस होती है। मतलब हमने हमारी आवश्यकता से ज्यादा खा लिया, वो ऋणात्मक उपयोगिता हो जाएगी। हमको पानी की प्यास लगी, हमने 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, तीसरा गिलास कभी कभी हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तीसरा गिलास पी लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमको अनावश्यक तकलीफ होने लगती है। तो एक सीमा तक आपको उपयोगिता मिलती है, एक सीमा के बाद उपयोगिता मिलना बंद हो जाती है, और उस सीमा के बाद उपयोगिता ऋणात्मक होने लग जाती है। सीमांत उपयोगिता को 3 भागों में बांटा गया है: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और फिर ऋणात्मक। एक सीमा तक धनात्मक, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगी 0 शून्य, और फिर उसके बाद भी अगर आप उपयोग जारी रखेंगे तो वो आपको हानि प्रदान करेगी, ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी, आपको नुकसान होगा। इसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं। इसके पहले हम देखें कुल उपयोगिता, जो दूसरी उपयोगिता सीमांत के बाद कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब होता है हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को पिछली इकाई की उपयोगिता से जोड़ दिया जाता है, उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता और पिछली इकाई से मिली उपयोगिता का योग। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक समय में जितनी इकाइयों का उपयोग किया, उन सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। इसके बाद तीसरी है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता का मतलब होता है कि हमको प्रत्येक इकाई से किस प्रकार से समान स्तर पर उपयोगिता प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए
मान लो हमने 10 इकाई उपयोग की और हमको 10 इकाई से 120 उपयोगिता प्राप्त हुई, 120 उपयोगिता के बराबर प्राप्त हुई, तो हम 120 में 10 का भाग देके औसत उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमको प्रत्येक इकाई से 12 उपयोगिता प्राप्त हुई। 120 में 10 का भाग दे देंगे, 120 कुल उपयोगिता, 10 इकाइयां 120 उपयोगिता, 120 उपयोगिता में 10 का भाग दिया, एक उपयोगिता आ गई, एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता आ गई 12। ये औसत उपयोगिता। इसको हम यहाँ चार्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इकाइयां ली है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इकाइयां। पहली इकाई उपयोग की 50 उपयोगिता मिली, कुल उपयोगिता भी 50। अब हमने 2 इकाई उपयोग कर ली, दूसरी इकाई से हमको मिली 40। देखो सीमांत उपयोगिता कम हो गई, 50 से 40 हो गई, मतलब एक रोटी खाई तो हमको 50 उपयोगिता, दूसरी रोटी खाई 40 उपयोगिता मिली। 40 उपयोगिता मिली, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 इकाई से कुल उपयोगिता हो गई 90। तीसरी रोटी खाई, उससे केवल 30 उपयोगिता मिली, उसको भी इसमें जोड़ दिया, 90 में 30 को जोड़ दिया 120, मतलब 3 इकाई से कुल उपयोगिता 120। चौथी रोटी खाई, अब 20 हो गई और कम हो गई 20, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ गई, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। पांचवी इकाई से 10 मिले, इसको 10 को इसमें जोड़ दिया, कुल उपयोगिता 150 हो गई। सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, घटती जाएगी, कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। एक सीमा के बाद छठवीं रोटी खाई, आपको 0 उपयोगिता मिली, कोई मतलब नहीं, खाओ मत खाओ, कुल उपयोगिता उतनी की उतनी रही, कुल उपयोगिता बढ़ना रुक गई, स्थिर हो गई, कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई। अभी मैं इसको चित्र से भी समझाऊंगा। कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई। फिर 7वीं इकाई अब जब उपयोग की तो आपको सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक मिलने लगी, मतलब आपने 7वीं रोटी खाई तो आपको अजीब लग रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, ये आपने, और आपकी कुल उपयोगिता भी माइनस में जाएगी, कम हो रही है, 140 हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आप उपयोगिता जारी रखते हैं तो ऋणात्मक उपयोगिता बढ़ती जाएगी, कुल उपयोगिता घटती जाएगी। तो ये जो है ये है धनात्मक, ये है शून्यात्मक और ये है ऋणात्मक। धनात्मक 5 इकाई तक, छठवीं में हो गई 0, 7वीं 8वीं ऋणात्मक, कुल उपयोगिता यहां से यहां तक बढ़ रही है, यहां स्थिर है, यहां घट रही है। औसत उपयोगिता कैसे पता करेंगे? 50 में 1 का भाग दे दो, 90 में 2 का भाग दे दो, 120 में 3 का भाग दो, 3 चौक 12, 140 में 4 का भाग दो, तो कितना हो जाएगा? 4 से काट देंगे तो कितना कटेगा? 4 का भाग देंगे इसमें, 4 दिया 12 और 4 पंजे 20, 35 होगी। इस तरीके से धीरे 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 आपकी 5 का 150 में दोगे तो 30 हो जाएगा, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। औसत उपयोगिता भी घटेगी, सीमांत उपयोगिता घटेगी, औसत उपयोगिता भी घटेगी, कुल उपयोगिता एक सीमा तक बढ़ेगी, फिर 0 फिर स्थिर होगी, यहाँ स्थिर होगी, ये स्थिर होगी और फिर घटने लगती, कम होने लगती। चित्र में देखो आप, अगर आप चित्र में देखेंगे तो यहां पर जैसे जैसे हम इकाइयों का उपयोग बढ़ा रहे हैं, जैसे पहली इकाई से 50 मिला है, 50 मिले हमारा 50 मिला,
ठीक है, 50 उपयोगिता मिल रही है हमको पहली इकाई से। दूसरी इकाई उपयोग करी, हमको 40 मिलने लगी, हम यहाँ आ गए दूसरी इकाई पे। तीसरी इकाई पे हम कम हो गए, चौथी इकाई पे और कम हो गए, पांचवी इकाई पे और कम हो गए, और छठवीं पे हम आते आते कहाँ आ गए, शून्य पे आ गए। ये है हमारा शून्यात्मक उपयोगिता छठवीं इकाई पर। छठवीं इकाई के बाद सातवीं आठवीं पे हम नीचे माइनस में चले गए, सातवीं आठवीं पे, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ रही 50 पे। फिर इसके बाद उपयोगिता यहाँ 90 हो गई, यहाँ पहुंच गया। 90 के बाद उपयोगिता बढ़ के 120 हो गई, उसके बाद उपयोगिता बढ़ के 140 हो गई, फिर 150 ये स्थिर हो गई। ये अधिकतम उपयोगिता है, अधिकतम। ये वो बिंदु है जहां उच्चतम स्तर पे, यहाँ शून्य या अधिकतम, ये आपस में क्रॉस होगा। इसके बाद हम उपयोगिता करना बंद कर देंगे। इसके बाद आप उपयोगिता लेंगे तो क्या होने लगेगा, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक की ओर जाने लगेंगे, अधिकतम उपयोगिता भी कम होने लग जाएगी। धीरे धीरे उपयोगिता कम होगी, अधिकतम उपयोगिता भी कम होगी और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में जाएगी। ये इनका संबंध है। ये जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो आपकी कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, पर जैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इस तरीके से ये सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता मैंने आपको समझाया। आप अपनी बुक में अब इस पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़िए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।